मुंबई, हलचल भरा महानगर जो खूबसूरती से पुराने को नए के साथ जोड़ता है। विविधता, लचीलेपन और उत्साह का एक मनोरम चित्रपट है। भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे बसा यह स्पंदित शहर केवल एक वित्तीय केंद्र नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई है जो एक अदम्य भावना के साथ स्पंदित होती है। ऐतिहासिक कोलाबा तट पर प्रतिष्ठित गेटवे ऑन ऑफ इंडिया से लेकर क्रॉफर्ड मार्केट में हलचल भरे बाजारों की जीवंत अराजकता तक, मुंबई अनुभवों का एक बहुरूप दर्शक है। गगनचुंबी इमारतें क्षितिज को विराम देती हैं, जो शहर के वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में तेजी से आगे बढ़ने की गवाही देती हैं, जबकि दक्षिण मुंबई की जटिल औपनिवेशिक वास्तुकला बीते युग की कहानियां सुनाती है। शहर की धड़कन को सबसे अच्छी तरह से स्थानीय ट्रेनों में महसूस किया जाता है, जो इसके विशाल विस्तार में घूमती हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को जोड़ती हैं। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी की भूल भुलैया वाली गलियों में लचीलापन केंद्र स्तर पर है, क्योंकि इसके निवासी विपरीत परिस्थितियों के बीच आशा की एक तस्वीर तैयार करते हैं। मुंबई का सांस्कृतिक कैनवास बॉलीवुड के रंग से रंगा हुआ है, एक समृद्ध फिल्म उद्योग जिसने दुनिया भर के दिलों पर कब्जा कर लिया है। मरीन ड्राइव, जिसे क्वींस नेकलेस के नाम से जाना जाता है, जैसे ही शहर समुद्र के किनारे खुलता है, रोशनी से जगमगा उठता है, जबकि स्ट्रीट फूड विक्रेता वड़ा पाव और पाव भाजी की दिलकश सिम्फनी के साथ स्वाद कलियों को स्वादिष्ट बनाते हैं। एक ऐसे शहर के रूप में जो कभी नहीं सोता, मुंबई एक ऐसी ऊर्जा से स्पंदित होता है जो संक्रामक और स्फूर्तिदायक दोनों है। यह एक ऐसा शहर है जहां सपनों को पंख मिलते हैं और जहां अतीत और भविष्य एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य में एकजुट होते हैं, एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो अरब सागर के सूर्यास्त के समान मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है, जो क्षितिज को सोने और लाल रंग के रंगों में रंग देता है। मुंबई में आपका स्वागत है, जहां हर कोना एक कहानी कहता है और हर सड़क जीवन की लय से गूंजती है। गुड मॉर्निंग मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, जिसे माया नगरी कहा गया, अंडरवर्ल्ड की शुरुआत जहां से हुई, जिसके बारे में कहा जाता है ये शहर सोता नहीं। हम मुंबई के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये मुंबई है जो रात में भी नहीं सोती, और यहाँ तक कि काली अमावस की रात में भी यहाँ पर मुंबई के आसमान में बिजली जगमगाती रहती है। मुंबई एक ऐसा शहर है जो हमेशा आगे की तरफ देखता है, लेकिन इस शहर के पीछे अगर एक बड़ा सा आईना लगा दिया जाए तो हमें दिखेगी एक अद्भुत कहानी 7 टापू की, जिन्हें कभी दहेज में दे दिया गया था, लेकिन फिर उन्हीं टापुओं को जोड़कर बनी दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो सिटीज में से एक, आज जिसे हम मुंबई कहते हैं। वो कभी 7 अलग अलग द्वीप थे, के नाम थे छोटा कुलाबा। ये आज के कुलाबा के उत्तर में था और सबसे छोटा भूभाग था। इसे अलोमानी भी कहते थे कभी, क्योंकि यहाँ के मछुआरे मछली की तलाश में ओमान तक वो आते थे। वर्ली का टापू वो हिस्सा है जहाँ हाजी अली की दरगाह है। हालांकि इसका मुंबई शहर से जुड़ना काफी लेट हुआ। 1784 में दक्षिण मुंबई का ज्यादातर हिस्सा आज गांव की ही देन है। 17वीं शताब्दी के अंत तक मांझ गांव मुंबई शहर की शुरुआती शक्ल ले चुका था। परेल इतिहासकार बताते हैं कि 13वीं सदी में टापू राजा भीमदेव के कब्जे में था। बाद में इस पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ। ये टापू चर्चा में तब आया जब 1770 में बंबई के गवर्नर विलियम हर्नबी ने अपनी रिहाइश यहां बनाई। कोलाबा का मतलब कोली समुदाय की जगह। कोली
मछुआरों को कहा जाता है। कोलाबा से पहले पुर्तगाली इसे कंदील आइलैंड भी कहते थे। माहिम, राजा भीमदेव के शासन में माहिम इनकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में मुस्लिम शासकों ने यहां पर कब्जा किया। उनसे फिर यह पुर्तगालियों तक जा पहुंचा, जिन्होंने उसे अंग्रेजों को सौंप दिया। बॉम्बे टापू मुंबई का सबसे पुराने इतिहास तक में मिलता है। आज की डोंगरी से लेकर मालाबार हिल्स तक फैला हुआ है बॉम्बे टापू। तो फिर ये द्वीप एक कैसे हुए? अभी खत्म नहीं हुआ, बता रहा हूं मैडम। आपने मुंबई फास्ट लोकल पकड़ी हुई है क्या? सब सिलसिलेवार बताऊंगा। ठीक है भाई, आप पानी पी लीजिए, फिर बताइए। कोई बात नहीं, आगे सुनो। बात है साल 1930 की। ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी कोलाबा के पास बीच पर टहल रहे थे जब उनकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। उन्होंने पत्थर को गौर से देखा। ये कोई सामान्य पत्थर नहीं था, ये स्टोन एज के मनुष्यों का हथियार था। थोड़ी और खोजबीन हुई तो पता चला वो बहुत से ऐसे पत्थर थे जिन्हें हमारे पूर्वज हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यानी मुंबई, जो पहले महज कुछ द्वीप का समूह था या स्टोन एज से लोग रहते आए थे। इतिहास में दर्ज मुंबई के विकास की बात करें तो मुंबई के विकास की स्थापना के 4 चरण माने जाते हैं: हिंदू काल, मुस्लिम काल, पुर्तगाली काल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद का दौर। मुंबई के इतिहास का सबसे पुराना जिक्र मिलता है मौर्य काल में। 250 ईसा पूर्व में पहली बार मौर्य ने उत्तरी कोंकण पर राज किया। कोंकण यानी भारत का पश्चिमी तट, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र और गोवा का तटीय भाग। मौर्य शासकों के बाद उत्तरी कोंकण पर कई दूसरे शासकों का राज रहा। कालिदास के लिखे में जिक्र मिलता है कि बाद में सतवहन वंश कोंकण पहुंचा और उनके बाद छत्रवंश। तटीय इलाका होने के कारण यहां बंदरगाह थे, इसलिए आगे जाकर कई कारोबारी इस इलाके में आकर बसते गए। मध्यकाल में इस इलाके पर राष्ट्रकूट, यादव और शिलहर वंश का शासन रहा। 8वीं शताब्दी के बाद मुंबई में आगमन हुआ अरबों का। अरबों ने या मुस्लिम शासकों ने यहां कितना शासन किया, इसका कुछ पक्का इतिहास नहीं है। लेकिन हां, कुछ वर्ष तक मुंबई गुजरात के सुल्तान के अधीन रही, जिसके बाद 16वीं शताब्दी में एंट्री हुई पुर्तगालियों की। पुर्तगाली शासकों ने 100 साल तक मुंबई पर राज किया। वे लोग मुंबई को बोम्बोहिया कहते थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से खेती से टैक्स वसूला करते थे। हालांकि उन्होंने मुंबई में अच्छा खासा बेस भी बना लिया था। इस नौसेना बेस की चलते अंग्रेजों की मुंबई में दिलचस्पी बढ़ी। मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कैसे गई, इसके पीछे भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। दरअसल अंग्रेजों को मुंबई मिली दहेज में। हुआ यूं कि 17वीं सदी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल राजकन्या कैथरीन डी ब्रिकेंसा से शादी कर ली। पुर्तगालियों ने मुंबई शहर को ही दहेज के तौर पर अंग्रेजों को दे दिया। पूरा मुंबई शहर दहेज में दे दिया? जी हाँ, पूरा मुंबई शहर मैडम। देखा कितना नसीब वाला था। इंग्लैंड का सम्राट चार्ल्स द्वितीय। दोस्तों, ऐसे तो मैं डोरी और दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन फिर भी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा तो सही कि आप लोगों में से किन किन लोगों को दहेज मिला है अपने प्यारे ससुर जी की तरफ से। चलिए दहेज की सुखमय या दुख भरी यादों से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जमे राजा तो अंदाजा नहीं था कि उसके पल्ले कितनी जमीन पड़ी है। बाद में उसकी तरफ से यह भी बोला गया कि टापू पर कम्युनिकेशन की बड़ी समस्या है, लिहाजा उन्होंने इन ताबू को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया, महज 10 पाउंड सालाना पर। यह ब्रिटिश इंडिया कंपनी ही थी जिसने मुंबई के बिखरे हुए इन 7 द्वीपों को जोड़ा। वो ऐसा दौर था जब इन 7 द्वीपों पर अगर कोई बड़ी समस्या थी तो वो थी एक के बाद एक आने वाली बीमारियां। कंपनी ने इन पर काबू पाया। धीरे धीरे मुंबई को एक शक्ल मिलती गई। जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेजों की फेनेक्टरी सूरत में थी। साल 1980 में उन्होंने अपना कारोबार सूरत से मुंबई में शिफ्ट कर लिया। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पहले मुंबई नहीं थी, 7 अलग अलग टापू हुआ करते थे। तो ये टापू आपस में कैसे जोड़े? इसकी कहानी यूं है कि 1708 में माहिम और साइन के बीच एक कॉजवे बना है। कॉजवे यानी एक ऐसी सड़क जो पानी के ऊपर से होकर गुजरती हो और 2 टापुओं को जोड़ती हो। इसके कुछ साल बाद 1715 में
चार्ल्स बून नाम के एक अंग्रेज अफसर मुंबई में पहुंचे। उन्होंने मुंबई में किलों का निर्माण कराया और सुरक्षा के लिए तोपें लगवाई। पुर्तगालियों की बची कुची मिल्कियत जब्त की और उन्हें शहर से भगा दिया। इसके बाद मुंबई का एक बिजनेस सेंटर के रूप में तेजी से विकास होने लगा। 1772 में सेंट्रल मुंबई में आने वाली बाढ़ की समस्या को टैकल करने के लिए महालक्ष्मी और वर्ली को जोड़ा गया। इस कारनामे को सबसे पुराना गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, जिसके आरोपी थे तत्कालीन गवर्नर विलियम हर्नबी। तो हुआ ये कि हर्नबी महालक्ष्मी और वर्ली के बीच एक कॉसवे बनाना चाहते थे। अप्रूवल लेने की चिट्ठी उन्होंने इंग्लैंड में कंपनी के डायरेक्टर्स को भेज दी थी। हम्बी को उम्मीद नहीं थी कि उनका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जवाब का इंतजार किए बगैर काम की शुरुआत कर दी। लेकिन इसी बीच उनका प्रपोज रिजेक्ट कर दिया गया। पूरे 1 साल बाद जवाबी चिट्ठी आई, लेकिन तब तक कॉसवे का काम पूरा हो चुका था। इसे हर्नबी विलियम नाम भी दिया जा चुका था। इस रोड ने डोंगरी, मालाबार, हिल और वर्ली को आपस में जोड़ दिया था। विलियम हांडी को नाफरमानी की सजा मिली और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मुंबई को मुंबई बनाने के लिए समंदर का अतिक्रमण भी किया गया। मसलन उमार खेड़ी की खाड़ी जो मुंबई को मझगांव से अलग करती थी, उसे आज पायथुनी के नाम से पहचाना जाता है। मराठी भाषा में पायदुनी का मतलब होता है पाए जाने पर की धुलाई, तथा यह समंदर से जमीन वापस लेने का पहला केस था। इस सारी प्रक्रिया में खूब उठापटक हुई। जलभराव पर पुष्ट बनाए गए, पहाड़ियों को समतल किया गया, दलदल इलाकों में मलबा भरकर उन्हें पक्का बनाया गया। धीरे धीरे मुंबई के अलग अलग टापुओं को जोड़कर एक मुकम्मल शहर की शक्ल दे दी गई और 350 साल तक अंग्रेजों ने मुंबई पर एक छत्र राज किया। अंग्रेजों को बस एक डर था, मराठा शक्ति का। इसलिए उन्होंने शहर की रक्षा के लिए मुंबई के चारों तरफ खाई खुदवाई, जिसके लिए लोगों से पैसे भी इकट्ठे करवाए गए। अंग्रेजों का यह डर गया वसई की संधि के बाद। साल 1803 में यहां से मराठा कमजोर होते गए और 1818 में मराठा शासन का अंत हो गया। बहरहाल 19वीं सदी के अंत तक सारे टापू एक दूसरे से जुड़ चुके थे। मुंबई का क्षेत्रफल बढ़कर 484 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका था। इसी बीच 1853 में एशिया की पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। मुंबई से लेकर थाने के बीच वो मध्य सागर और लाल समंदर को जोड़ने वाले बन जाने के बाद बॉम्बे बंदरगाह अरब सागर में यकायक महत्वपूर्ण हो उठा। 19वीं सदी के खत्म होते होते बॉम्बे एक खूबसूरत शहर का रूप ले चुका था। वहीं 20वीं सदी की शुरुआत में ही बॉम्बे की जनसंख्या 10,000,000 तक पहुंच चुकी थी और कलकत्ता के बाद बॉम्बे इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन चुका था। आजादी के बाद मुंबई को एक राज्य का दर्जा मिला। इससे पहले से बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, बॉम्बे में कच्छ और सौराष्ट्र को भी जोड़ दिया गया। इनके अलावा नागपुर और मराठवाड़ा को भी बॉम्बे स्टेट का हिस्सा बनाया गया। लेकिन यहीं से फिर एक दूसरा विवाद होना शुरू हो गया। मराठी बोलने वालों ने संयुक्त महाराष्ट्र के गठन की मांग की, वहीं गुजराती बोलने वाले महागुजरात की मांग कर रहे थे। बाकायदा इस लड़ाई में बॉम्बे सिटीजन कमेटी नाम का एक तीसरा धड़ा भी था, जो चाहते थे कि बॉम्बे शहर को एक अलग इकाई का दर्जा मिले। उनका कहना था, यहां सिर्फ गुजरात या मराठा ही नहीं, पूरे भारत के लोग रहते हैं। इस मुहिम में JRD टाटा जैसे नाम भी शामिल थे। हालांकि इनकी दलील नहीं मानी गई। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र नाम के अलग राज्य का गठन हुआ, जबकि गुजराती भाषियों के लिए गुजरात राज्य बना दिया गया। महाराष्ट्र के गठन के बाद बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी बनी, जिसका नाम बदलकर 1995 में मुंबई कर दिया गया और आज ये भारत की व्यापारिक राजधानी मानी जाती है। दोस्तों, मुंबई में ट्रैफिक की भी बड़ी प्रॉब्लम है। पार्किंग स्लॉट हमेशा फुल होते हैं और मैं भूल गया था। मुझे अभी याद आया कि मैंने अपनी गाड़ी नो पार्किंग में लगाई है, तो जरा जाकर देख आता हूं कि मुंबई RTO वालों ने मेरी गाड़ी उठा तो नहीं ली। और ऐसे भी भूख लगी है, एक वड़ा पाव भी खा लूंगा। और तब तक आपको मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुंबई के आगे की जानकारी देंगे। और हाँ, उनके बात करने का ढंग थोड़ा मुंबईया है। आपको मुंबईया बोली भी सुनने को मिल जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, केम छो? बॉम्बे, बम्बई, मुंबई, दोस्त लोग,
आप लोगों ने यह नाम तो बहुत बार सुनीला होगा, लेकिन मुंबई में काफी इलाके ऐसे हैं जिनके नाम भी बिल्कुल अलग है। बोले तो एकदम फुल टू धांसू टाइप के। इनमें से काफी नाम तो आपने अपने हिंदी फिल्मों में सुनीले भी होंगे, लेकिन फिर भी आज मैं आपको ऐसे सारे नाम बताऊंगी और उनके पीछे की कहानी भी शॉर्ट में बताऊंगी। बॉम्बे, इसका मतलब होता है खुला हुआ शहर, क्योंकि व्यापारियों के लिए ये भारत का प्रवेश द्वार था। साथ ही ये पूरी दुनिया के लिए खुला था। गेटवे ऑफ इंडिया इसी का प्रतीक है। मुंबई मछुआरों की देवी मुंबा देवी के नाम पर रखा गया था, जो उनकी कुल देवी मानी जाती है। माटुंगा ये संस्कृत का शब्द है, मतलब होता है हाथी। कहते हैं 13वीं शताब्दी में राजा भीमदेव यहाँ अपने हाथी रखते थे। साइन, एक समय में साइन का इलाका यरूशलेम के यहूदी पुजारियों का था। साइन स्टेशन के पास एक छोटी सी पहाड़ी है, जिस पर इन पुजारियों ने एक चैपल बनवाया था, जिसका नाम माउंट साइन है। इसी से नाम पड़ा साइन। चिंचपोकली, मराठी में चिंच इमली को कहते हैं। इस इलाके में पहले इमली के थपेड़ों की भरमार हुआ करती थी, इसी से नाम पड़ गया चिंचपोकली। दादर, दादर का एक और मतलब होता है सीढ़ी। मुंबई के 7 टापू तक पहुंचाने के लिए इस इलाके का इस्तेमाल सीढ़ी की तरह किया जाता था। कुर्ला, कुर्ला नाम करली से आया है। करली का दूसरा मतलब होता है स्थानीय भाषा में केकड़ा। घाटकोपर, यह जगह थोड़ी ऊंचाई पर है, जहां पहुंचने के लिए घाट के ऊपर से आना पड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा घाटकोपर, जिसे पहले घाट के ऊपर कहा जाता था, लेकिन रोजाना की बोली ने घाट के ऊपर को घाटकोपर कर दिया। दोस्तों, मुंबई के बेहद फेमस स्टेशंस जैसे चर्नी रोड, मरीन लाइंस, कॉटन ग्रीन, उनके नाम के पीछे भी बेहद रोचक इतिहास है। अपन स्टार्ट करते हैं मुंबई सेंट्रल से। मुंबई के ठीक सेंटर में होने की वजह से 1930 में इस जगह को मुंबई सेंट्रल नाम दिया गया। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे की एक संस्था के एक संस्थापक, जिनका नाम जगन्नाथ शंकर सेठ मुरकुटे था, इनका इस संस्था में बहुत बड़ा योगदान होने की वजह से अब इस स्टेशन का नाम नाना जगन्नाथ शंकर सेठ किया जा रहा है। इसलिए मुंबई सेंट्रल 2024 से उनके नाम से पहचाना जाएगा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स की मरीन बटालियन के बैरक्स के ऊपर से इस जगह को मरीन लाइंस नाम दिया गया। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, मुंबई की कुलदेवी है मुंबा देवी, जो इसी इलाके में स्थापित है, और इस वजह से मरीन लाइंस का नाम अब बदलकर मुंबा देवी कर दिया गया है। 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक भी मुंबई में बहुत बड़ा भूखंड खाली पड़ा था, और इस वजह से पशुपालन करने वाले लोग अपने पशुओं को इस इलाके में चारा चराने के लिए ले आते थे। लेकिन इस चीज को देखकर ब्रिटिशरों ने उन पर टैक्स लगाना शुरू किया, जो पशुपालकों के लिए चुकाना आसान नहीं था, और इसलिए फिर सर जमशेदजी जीजी बॉय ने एक बहुत बड़ा हिस्सा भूखंड का खरीद लिया और इसे नाम दिया चर्नी रोड। चर्नी रोड एरिया में है मालाबार हिल के ठीक नीचे है गिरगांव, और इसी वजह से अब चर्नी रोड का नाम गिरगांव हो गया है। 1865 से 1875 तक रेलवे के ऑनफिशियल एजेंट के तौर पर नियुक्त ऑफिसर चार्ल्स करी, उनके नाम पर स्टेशन का नाम रखा गया करी रोड, जिसे बदलकर अब लाल बाग कर दिया गया है। सैंडहर्स्ट, यह कोई नाम नहीं है, लेकिन 1895 से 1900 तक मुंबई के गवर्नर रहे विलियम मैन्सफील्ड को इसे एक पदवी के तौर पर दिया गया। मराठी भाषा में पहाड़ को डोंगर कहते हैं, और इसी वजह से नाम पड़ा डोंगरी। ये मुंबई का बड़ा नाम चिन इलाका है। यहाँ से बड़े बड़े सुरमा निकले हैं, जिनका नाम आप लोग भी जानते होंगे। अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिए, मैं भी तो देखूं कितनी नॉलेज है आप लोगों को। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में कपास यानी कॉटन का उद्योग यहीं से शुरू किया गया, इस वजह से इस इलाके को नाम मिला कॉटन ग्रीन। अब क्योंकि यह इलाका काला चौकी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, इसे अब काला चौकी नाम से पहचाना जाएगा। किंग जॉर्ज के नाम पर बना इलाका किंग सर्कल, जो अब तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम से पहचाना जाएगा। इस विस्तार में पार्श्वनाथ भगवान का बहुत पुराना मंदिर है। दोस्त लोग, मुंबई की बात करेंगे ना तो पिक्चर कभी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ेगा ना अपने को। तो आज के लिए अभी इधर ही स्टॉप करते हैं इस स्टोरी को। बाकी आप लोग को मुंबई के बारे में और कुछ खबर या जानकारी मांगता होगा तो अपने को कमेंट बॉक्स में डालना। मुंबई का क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग को चाहिए, अपन दूसरा वीडियो बनाकर तुमको डेफिनेटली पेश करेगा। चलो अभी अपन चलता है। आप सब लोग खा पी के मस्त रहो और स्वस्थ रहो, और अपने को दुआ में याद ज़रूर रखना। बोले तो
लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, घंटा दबाना मत भूलना। सब्सक्राइब करके घंटा दबाने से अपन हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े ले होंगे, है ना। चलो बाय।